एक 17 साल की लड़की अपनी 40 साल की मां के साथ बड़े आराम से रहा करती है। जो उसकी मां होती है, अचानक ही उसके पेट में बहुत ही तेज़ी के साथ दर्द होने लगता है। जब उसका चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि पेट के अंदर ट्यूमर है। फिर उसे लेकर वो एक बड़े हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ जाने के बाद उनके साथ में जो होता है, उनके पास पैसे तो नहीं होते। वो अपने एक ज़मीन के टुकड़े को गिरवी रखकर 20,000 रुपये वहाँ पर लेकर जाती है और जिस दिन ऑपरेशन होता है उससे पहले उनके पैसे भी चोरी हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद ये 17 साल की लड़की भीख मांगने लगती है और जब ये माँ पूरा वाक़या देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद जो इनके जीवन में होता है, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की, जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये झारखंड के हजारीबाग ज़िले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर उमा नाम की एक औरत, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है, उसकी बेटी जिसका नाम मधु होता है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल होती है। माँ बेटी बड़े आराम से रहा करते हैं। माँ के पेट में ज़्यादातर दर्द रहने लगता है। अब माँ उसे दिखाने के लिए नज़दीकी क्लिनिक में पहुँच जाती है। क्लिनिक वाले कहते हैं कि इसका तो चेकअप होगा, इसलिए आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। उसके बाद वो सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जो ज़िला हॉस्पिटल होता है। वहाँ जाकर जब चेकअप कराया जाता है तो वो चेकअप करने के बाद कहते हैं कि आपके पेट में तो ट्यूमर है, इसके लिए आपको रांची जाना पड़ेगा। बड़े हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज होगा, इसका ऑपरेशन होना है या क्या होना है, वो सब लोग वो आपको बताएंगे। अब यहाँ पर माँ बेटी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती हैं। इनके पास पैसे भी नहीं होते। इनके पास एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसे 20,000 रुपये में गिरवी रखती हैं और उसके बाद दोनों के दोनों रांची पहुँच जाती हैं। जो वहाँ पर सदर हॉस्पिटल होता है उसमें दिखाने के लिए जाती हैं। वहीं पर इनके कुछ रिश्तेदार होते हैं, उनके घर पर चली जाती हैं। लगभग 10 दिन तक इनके टेस्ट होते हैं और 10 दिन के बाद इनको कहा जाता है कि 2 महीने बाद आपका ऑपरेशन होना है। 2 महीने के बाद ये डेट आपको दी गई है, इस डेट को आप आ जाना, आपका ऑपरेशन होना है। लेकिन यहाँ पर जो इनके रिश्तेदार होते हैं 10 ही दिन में परेशान होने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि कब यहाँ से ये लोग जाएं। फिर यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि 2 महीने के बाद हमारा ऑपरेशन है, अब हम वहाँ से वापस अपने घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर रिश्तेदार बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनको डेट बताकर ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। अपने घर पर कुछ दिन रहते हैं और जैसे ही इनकी डेट नज़दीक आ जाती है, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं और कहने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हम हमारे ऑपरेशन की डेट नज़दीक आ चुकी है। लगते हैं कि आपके ऑपरेशन की डेट तो आ चुकी है, लेकिन हम लोग तो यहाँ से घूमने के लिए बाहर जा चुके हैं और 15 दिन तक हम वापस नहीं आएंगे। अगर आप लोग आ रहे हो तो हॉस्पिटल के करीब में ही एक कमरा आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग रह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब ये दोनों माँ बेटी क्या करती, 10,000 रुपये तो इनके पहले ही खर्च हो चुके होते हैं। अब इनके पास 10,000 रुपये और बच जाते हैं। उन 10,000 रुपयों को लेकर दोनों माँ बेटी रांची पहुँच जाती हैं और वहीं पर हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक कमरा किराए पर ले लेती हैं, उसमें रहने लगती हैं। दोस्तों, अगले ही दिन हॉस्पिटल में पहुँचती हैं और वहाँ जाकर जब चेकअप कराते हैं तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब अपने कामकाज में लग जाते हैं, इनके चेकअप में लग जाते हैं। इधर जो माँ होती है अपनी बेटी से कहने लगती है कि बेटी, आज शाम को मेरा ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप ऐसे करिए, आप कमरे पर चली जाइए, वहाँ से फ्रेश व्रेश होकर नहा धोकर आराम से आ जाइए। तो यहाँ पर बेटी अपनी माँ की बात मान लेती है, कमरे पर पहुँच जाती है और कमरे पर से वापस जब नहा धोकर आ रही होती है तो रिक्शे में बैठ कर आती है। जब रिक्शे से उतरती है तो रिक्शे वाले को किराया देना होता है। जब वो अपने पर्स की तरफ देखती है तो उसके पास उसका पर्स ही नहीं होता, पर्स में उसका मोबाइल भी होता है। अब तो वो वहीं बैठकर रोने लगती है। रिक्शे वाला उससे कहने लगता है कि जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो तुम्हें रिक्शे में नहीं आना चाहिए था। अब वो कहती है कि मैं आपको क्या बताऊँ अंकल, मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरा पर्स चोरी हो गया है। अब वो रिक्शा वाला उसको 2-3 बात सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अब ये लड़की यहीं पर बैठ जाती है, करे तो क्या करे, ये कुछ भी नहीं कर पाती। उसके बाद ये अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है।
तो माँ इससे कहने लगती है कि बेटा तू क्यों रो रही है, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा ऑपरेशन होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ को नहीं पता था कि ये रो क्यों रही है। वो अपनी माँ को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि माँ पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। अगर उसको इस सब के बारे में और बताती तो माँ और ज़्यादा परेशान होती। वो वहीं पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर साहब आकर देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये कुछ दवाई हैं, इन दवाइयों को आप मेडिकल से ले आइए, उसके बाद शाम को इनका ऑपरेशन होना है और यहाँ पर 2 यूनिट खून की ज़रूरत है, 2 यूनिट खून भी मंगवा लीजिए। फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि हमारा तो कोई यहाँ पर है ही नहीं, हम खून कहाँ से लेकर आएँ। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि अगर खून की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर अचानक कहाँ से लेकर आओगे, खून का इंतजाम तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको दूसरी डेट दे दी जाएगी, आपका ऑपरेशन नहीं होगा। इधर जो महिला होती है जिसका नाम उमा होता है उसको ग्लूकोज चढ़ा दिए जाते हैं। बेटी के हाथ में वो पर्ची थमा दी जाती है। बेटी अपनी माँ से कहती है कि मैं पर्स और मोबाइल को वहीं पर भूल कर आ गई हूँ, कमरा में वापस जाती हूँ और वहाँ से लेकर आती हूँ। पर्ची हाथ में लेकर वो मेडिकल स्टोर पर जाती है और मेडिकल वाले से पूछने लगती है कि भैया ये कितने पैसे की दवा है। तो मेडिकल वाला बताता है कि ये 2000 रुपये की दवा है। उसके पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं थी, अब वो करे तो क्या करे, वहीं पर बैठकर रोने लगती है। कुछ लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो। तो वो बताती है कि इस तरह से मेरा पर्स गायब हो गया है, इस तरह से मेरा मोबाइल भी गायब हो गया, उसमें पैसे भी थे, सब कुछ चोरी हो गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग तो उसका विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये भीख मांगने का एक नया तरीका है। दोस्तों वहाँ पर वो मजबूरी बस बैठी रहती है, मुंह पर ढाटा लगाकर बैठ जाती है और वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। लोग बाग कोई तो उसे 10 रुपये दे जाता, कोई यही से कहता कि ये भीख मांगने का नया तरीका है। इसी तरह से वो 2-3 घंटे में 200 से 300 रुपये जुटा पाती है और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर पड़ोस में जो महिला यहाँ पर एडमिट थी उमा, उसके पड़ोस में एक बेड और होता है। वो लोग बाहर घूम कर आकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि इनकी तो लड़की यहाँ पर भीख मांग रही है। अब वो वापस उमा को जाकर बताते हैं तो उमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहाँ से उठकर नहीं जा सकती क्योंकि उनके हाथ में ग्लूकोज चढ़ा होता है। दोस्तों उन्हीं से कहने लगती है कि मेरी बेटी को यहाँ बुला लाइए। हालांकि मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी, वो तो वहाँ पर रूम पर गई है। वो फ़ोटो खींच कर लेकर गए थे और फ़ोटो उसे दिखाते हैं तो वो कहने लगती है कि हाँ ये तो मेरी बेटी है, पता नहीं इसके साथ में क्या मजबूरी रही होगी जो ये भीख मांग रही है। दोस्तों उसके बाद वो लगातार वहीं पर बैठी रहती है। इधर जिसने इसका मोबाइल और पर्स चुराया था वो उसकी तो मौज हो जाती है। 6-7 हज़ार रुपये उसमें होते हैं और एक मोबाइल हाथ लग जाता है। उसके बाद उस मोबाइल को बेचने के लिए वो एक दुकान पर पहुंच जाता है और वहां जाकर दुकानदार से कहने लगता है कि इस मोबाइल के कितने पैसे लोगे, इस मोबाइल के मुझे पैसे दे दो। तो उस मोबाइल को ऑन करके देखता है तो उसमें एक लड़की का फ़ोटो होता है। वो कहने लगता है कि ये फ़ोटोग्राफ्स तो तेरे नहीं हैं, ये फ़ोटोग्राफ्स किसके हैं, ये मोबाइल कहाँ से लेकर आया है, तो रुक मैं तेरे को देखता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और जब उन फ़ोटोग्राफ्सों को खोल कर वो दुकानदार देखता है तो उसमें एक महिला और एक बेटी के फ़ोटो होते हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल के फ़ोटोग्राफ्स उसमें होते हैं। उस फोटोग्राफ की मदद से वो उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और जब सामने उस लड़की को बैठा देखता है तो उसके दिमाग में भी कुछ आने लगता है कि इस लड़की की मदद करनी चाहिए, इसके साथ कोई ना कोई परेशानी है। फिर उस लड़की से बातचीत करता है, उससे कहने लगता है कि बेटा तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो। वो बताने लगती है कि अंकल जी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे पास पैसे थे और मेरा फ़ोन भी था, वो सब कुछ चोरी हो गया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी माँ की दवाई के लिए मुझे पैसे चाहिए, उसके लिए मैं भीख मांग रही हूँ। दोस्तों उसके बाद वो कहता है कि आपकी दवाई कितने पैसे की हैं, तो वो कहती है कि लगभग 2000 रुपये की हैं। तो कहता है कि मैं दवाई आपको दिला देता हूँ, लेकिन मुझे कैसे विश्वास होगा कि आप सही बोल रही हो। तो वो कहती है कि मेरी माँ फला बेड पर लेटी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन ये सब मेरी माँ को नहीं बताना, नहीं तो मेरी माँ टूट जाएगी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ में चलिए। फिर वहाँ से दवाई लेते हैं और दवाई लेकर सीधे उसी रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर माँ लेटी होती है। दोस्तों जब इस व्यक्ति को वो औरत देखती है तो इस व्यक्ति की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, ये रोने लगता है और सामने वाली महिला भी इसे देखकर रोने लगती है। दोस्तों ये व्यक्ति कोई और नहीं होता, उसका खुद का पति होता है जिसका नाम सुशील होता है। दोस्तों सुशील यहाँ पर कैसे पहुँचा, इससे ये कैसे दूर रहता है, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सुशील की शादी के बाद इनको एक लड़की हो जाती है और लड़की जब 2 साल की होती है तभी यहाँ पर सुशील एक और पड़ोस की लड़की के साथ के में प्यार प्रसंग में आ जाता है और उसके साथ वहाँ से उसे लेकर फरार हो जाता है।
उस लड़की के घर वाले काफ़ी धनाढ़ होते हैं। वो यहाँ पर सुशील को पकड़वा देते हैं, पकड़वा कर उसे जेल के अंदर बंद करवा देते हैं और सुशील 3 साल के लिए जेल के अंदर चला जाता है। इधर जो यहाँ पर वो लड़की होती है उसकी भी शादी कर दी जाती है। अब यहाँ पर जो उमा होती है अपनी बेटी को लेकर रहने लगती है। जब 3 साल के बाद वो अपने घर वापस आता है तो यहाँ पर जो उसकी बच्ची होती है मधु, वो 5 साल की हो जाती है। पत्नी भी उससे मुंह मोड़ लेती है कि तुमने हमारी हर जगह बदनामी करा दी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर यहाँ से अब वो करे तो क्या करे, जो वहाँ पर उस लड़की के घर वाले होते हैं वो भी मारने की धमकी देते हैं कि इसे हम जान से मार देंगे। फिर वहाँ से वो भाग जाता है, भागकर रांची पहुँच जाता है और रांची में एक मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखता है और वहीं पर मोबाइल रिपेयरिंग करने लगता है। आज ये एक चोर के जो जरिए वहाँ पर पहुँचा। जब उसने उस फोटोग्राफ्स में अपनी पत्नी को देखा तो देखते ही पहचान जाता है और पहचानने के बाद फिर उसी एड्रेस पर पहुँच जाता है जहाँ के वो फोटोग्राफ्स होते हैं। दोस्तों, अब पति पत्नी आमने सामने होते हैं। यहाँ पर जो पति सुशील होता है अपनी पत्नी के सामने उनके पैरों में गिर जाता है और उनसे कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तो मुझे माफ़ कर दीजिए, अब तो मैं यहाँ पर इस तरह से रह रहा हूँ, मैंने तो अब ये सारा काम छोड़ दिए हैं। उसके बाद पत्नी की आंखों में भी आंसू होते हैं। यहाँ पर पति उन्हें माफ़ कर देता है और 2 यूनिट खून देने होते हैं उनको भी वो इंतजाम करता है और यहाँ पर पत्नी का जो ऑपरेशन होता है वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। फील होता है, उसका खुद का यहाँ पर एक घर होता है, उस घर में अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को लेकर जाता है और वहाँ जाकर वो फिर उसके बाद बड़े आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों, फिर ये रांची में ही रहते हैं और इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ आपके बीच हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,